अगर मैं आपको कहूँ कि आपके अपने मरने के बाद भी आपके साथ रहते, तो क्या आप मेरा यकीन मानेंगे? कहा जाता है कि पहाड़ों के लोगों में एक अलग ही मासूमियत और सादगी होती है, पर उसी मासूमियत के पीछे क्या छुपा है, किसे पता? यहाँ जितनी खूबसूरती है, उतनी ही कहीं भयानक राज छुपे हैं। मैं साशा आज आपको वेद की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो मुझे मेरे पापा ने सुनाई थी। एक ऐसी कहानी जिसने वेद की पूरी जिंदगी बदल दी। क्या आप तैयार हैं? एक रात की बात है। वेद ऑफिस पे अपनी शिफ्ट खत्म करके घर की तरफ निकल रहा था। आज उसका दोस्त राजवीर ऑफिस आया ही नहीं था, जो काफी अजीब था, क्योंकि राजवीर हर दिन सुबह टाइम पे आता था और कुछ अगर ऐसी इम्पोर्टेंट बात भी हो तो वो कम से कम फोन करके बता देता था। सर्दियों का मौसम चल रहा था और आज ऑफिस के कई लोग नहीं आए थे, तो वेद ने सोचा कि शायद राजवीर ने भी आज छुट्टी ले ली है। ये सोचते सोचते ताला लगाकर वेद अपने घर के लिए निकल गया। घर पहुंचते पहुंचते काफी लेट हो चुका था और घर के सारे लोग सो चुके थे। आज वेद भी बहुत थक चुका था, तो उसने भी सोचा कि चलो सो जाते। रात के करीब 2 बज रहे थे। वेद की आंखें तो बंद थी, पर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, मानो जैसे उसकी सांसें फूल रही हो। उसे बहुत पसीना आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो उसने सोचा कि उठ के पानी पी लेते और थोड़ी ठंडी हवा ले लेते। वो बाहर दरवाजे पर खड़े होकर पानी पीते पीते अपने आंगन की चारों ओर देख रहा था कि तभी उसे अपनी कुछ दूरी पर राजवीर नजर आया। इतनी रात गए किसी का ऐसे अकेले चलना कुछ अजीब था। पूरा शहर बंद पड़ चुका था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। इस वक्त राजवीर क्या कर रहा था? वो पूछताछ करने के लिए राजवीर की तरफ बढ़ने ही लगा था कि जब उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो डरते डरते पीछे मुड़ा तो पता चला कि उसके ही पिता सोमनाथ जी थे। सोमनाथ जी ने वेद को पूछा कि तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? वेद ने बिना कुछ बोले राजवीर की तरफ इशारा किया। जब सोमनाथ जी ने राजवीर को वहां देखा तो जल्दबाजी में उन्होंने वेद को घर के अंदर भेज दिया। वेद थोड़ा घबरा गया था, पर उसने बिना कुछ पूछे तो चुपचाप अंदर चला गया, क्योंकि उसने सोमनाथ जी की आवाज पे डर और उनके चेहरे पे चिंता देख लिया था और उसे पता था कि कुछ गड़बड़ है। अगली सुबह करीब 6:30 बजे वेद एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज से उठ गया। वो हड़बड़ी में बाहर जाके पूछताछ करने गया तो उसे पता चला कि गांव में किसी की मौत हुई थी और गांव के सारे लोग उसके आंगन में इकट्ठा होकर सोमनाथ जी की तलाश में लगे थे। अब सोमनाथ जी इस गांव के मुखिया होने के साथ साथ सबसे इज्जतदार पंडित भी थे। ऐसे घटनाओं के वक्त लोग हमेशा उनकी सलाह मशवरा लेने उनके घर पे आ जाते थे। हालत की गंभीरता को समझते हुए सोमनाथ जी झट से घर से निकले और उनके पीछे पीछे उनका सारा परिवार और वेद भी निकल गए। थोड़ी ही देर बाद वो मृत इंसान के घर पे पहुंच गए और उन्होंने देखा कि वहां पे एक बड़ी सी भीड़ इकट्ठा हुई थी। भीड़ से गुजरते वेद थोड़ा अंदर गया और उसने देखा कि जमीन पे एक सफेद कपड़े पे लिपटा लाश पड़ा था। सोमनाथ जी थोड़ा आगे चल के लाश के चेहरे में से कपड़ा हटाने गए ही थे कि अगले ही पल वेद के पाँव में से जमीन खिसक गई। वो सुन्न रह गया था, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने देखा कि उसके सामने उसके दोस्त राजवीर की लाश थी। वही राजवीर जो कल ऑफिस भी नहीं आया था और वही राजवीर जो आज सुबह 2 बजे उसके आंगन में घूम रहा था। अपने आसपास होती हुई हालातें वेद के समझ के बिल्कुल पार थी और वो एक गहरे सदमे में पहुंच गया था। रात को जिस राजवीर को देखा था, अगली सुबह उसी राजवीर की लाश उसके सामने लाचारों की तरह पड़ी थी। कुछ घंटे बाद राजवीर की लाश को अंतिम संस्कार के लिए लेके जाया गया और सोमनाथ जी ने उसके अंतिम संस्कार की विधि पूरी की। अंतिम संस्कार के खत्म होने के बाद दूसरे गांव वाले अपने अपने घर चले गए, लेकिन वेद वहीं पे सदमे में खड़ा रहा। सोमनाथ जी ने वेद के इस उलझन को समझा और उनके पास जाके पूछा, क्या तुमने रात को राजवीर को देखा था? इस
प्रश्न को सुन के वेद दंग रह गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सोमनाथ जी ने कहा कि उन्होंने भी राजवीर को देखा था और उन्होंने खुलासा किया कि वो राजवीर नहीं, राजवीर की आत्मा थी जो अपने अंतिम समय पे इधर उधर मदद के लिए भटक रहा था। और उन्होंने बताया कि ऐसी आत्माएं उन्हीं लोगों के पास जाता है जिन पे इन आत्माओं को भरोसा हो। और ये भी बताया सोमनाथ जी ने वेद को कि अगर वेद जरा सा भी उस आत्मा के पास जाता तो वो आत्मा वेद को अपने वश में कर लेता और इस वश से निकलना मानो नामुमकिन हो जाता। ये सब वेद के लिए एक बहुत ही बुरे सपने की तरह था। एक ऐसा सपना जिससे वेद जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहता था। वो हमेशा से विज्ञान की बातें सुनता था, लेकिन अब उसी की जिंदगी में ऐसी घटनाएं हो रही थी। अंतिम संस्कार के बाद 45वें दिन एक झांकरी को एक आखिरी पूजा के लिए घर में बुलवाया गया। झांकरी नेपाली संस्कृति में अगर आपको अंग्रेजी में समझाया जाए तो एक बहुत ही शक्तिशाली शामन की तरह होते हैं। ये लोग मृत इंसान के आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए उनके परिवार के द्वारा घर में बुलाए जाते हैं। अपने रिचुअल के टाइम कई तांबे के बर्तन और जानवरों की चमड़ियों से बनाए गए इंस्ट्रूमेंट बजा के ये लोग डांस और गाने गाते हैं और इस स्टेट में वो कहीं अलग ही दुनिया में पहुंच के एक मृत इंसान को मोक्ष दिला सकते हैं। इस वक्त वो उस मृत इंसान के आत्मा को अपने शरीर पे बुला के उसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं और अंतिम विदा देते हैं। राजवीर के परिवार के सारे सदस्य और उसके गांव के कुछ दोस्त झांकरी के आसपास इकट्ठा हो गए थे। झांकरी ने अपना नाच शुरू कर दिया था और वो धीरे धीरे अपने अवचेतना की स्थिति में पहुंचने लगे थे। वेद ने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। ये नज़ारा उसके लिए एकदम ही नया और कुछ हद तक भयानक भी था। ये सब वो पहली बार देख रहा था। राजवीर के अपने एक कतार पे खड़े हुए थे। राजवीर एक एक करके सारे अपने लोगों के साथ बातें करने लगा था और ऐसे यादें बांट रहा था जो उनके सिवा किसी को खबर भी नहीं होती। कतार में आखिरी वेद था। राजवीर वेद के सामने पहुंचा और आंखों से आंखें मिला के उसको देखने लगा। वेद को ऐसा लगा मानो उसके सामने वो झांकरी नहीं बल्कि सच में राजवीर खड़ा हो। अचानक राजवीर के व्यवहार में एक अलग ही बदलाव नजर आया। उसने वेद के हाथ को पकड़ के फूट फूट के रोना चालू किया, माफी मांगने लगा, कहने लगा कि अब मेरे से ये सहन नहीं हो रहा है, मेरे जाने का वक्त आ चुका है। इतना कहकर राजवीर ने अपने सब प्रियजनों से विदा मांग ली। ये सब देख के वेद का दिल भर आया और उसने अपने दोस्त के साथ बिताए सारे उन अच्छे अच्छे पलों को याद करके भावुक हो गया। इतना कहकर झांकरी जमीन पे गिर गया। सब आश्चर्यचकित रह गए। वो थोड़ी देर बाद उठे पर अब मानो वो फिर से झांकरी बन गए थे। खुद की तरह बात करने लगे थे, व्यवहार भी खुद की तरह थे। अब ये निश्चित हो गया था कि राजवीर हमारे साथ अब नहीं रहे। इस हादसे के बाद वेद को एक बहुत ही बड़ा धक्का लगा। वो कई दिनों तक शांत रहने लगा, खुद से बातें करने लगा। उसका सबसे प्यारा दोस्त उसको छोड़ के चला गया था। भले ही इस हादसे को हुए करीब 20 साल से ज्यादा हो गए, पर अभी भी मेरे पापा इस कहानी को बताते हुए बहुत भावुक हो जाते। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ अगर उस रात मेरे दादाजी ने पापा को नहीं रोका होता तो क्या होता। खैर, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आए। आपसे फिर से मिलेंगे एक ऐसी सच्ची डरावनी कहानी के साथ। शुक्रिया।